एक ऐसा इंसान जो दिन भर पुलिस के साथ मिलकर कातिल ढूंढता है, लेकिन रात होते ही खुद कातिल बन जाता है। और सबसे खौफनाक बात, वो सिर्फ बच ही नहीं रहा, बल्कि हर बार पुलिस से एक कदम आगे रहता है। लेकिन फिर अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा किलर आता है जो उसके हर राज को जानता है। आखिर ये आदमी है कौन? ये स्टोरी तुम्हारी सोच से भी ज्यादा डार्क है। एपिसोड 1 की शुरुआत डेक्स्टर से होती है, जो मायामी की रंगीन रातों का जिक्र करते हुए माइक डोनोवन के पास पहुंचता है। माइक डोनोवन एक ऐसा सीरियल किलर है जो बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज करने के बाद उन्हें मार डालता है। वहीं डेक्स्टर एक ऐसा सीरियल किलर है जो सिर्फ दूसरे सीरियल किलर्स को ढूंढकर उन्हें मार देता है, यानी वो कातिलों का कातिल है। जब माइक अपनी पार्टी से निकलकर कार में बैठता है तो डेक्स्टर उसे बेहोश करके उसी जगह ले जाता है जहाँ उसने टीनेज बच्चों को मारकर दफनाया होता है। उसके बाद डेक्स्टर उसे घसीटकर रूम में ले जाता है और उसके गुनाह दिखाने की कोशिश करता है। जब माइक आंखें नहीं खोलता तो डेक्स्टर उसकी पलकें फाड़ने की धमकी देता है, जिसके बाद उसे अपने गुनाह देखने पड़ते हैं। माइक रोते हुए अपनी जान की भीख मांगता है तो डेक्स्टर गुस्से में पूछता है, क्या इन बच्चों ने भी तुमसे माफी नहीं मांगी थी? क्या उन्होंने बचने की कोशिश नहीं की थी? माइक कहता है कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। डेक्स्टर मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो उसकी बात समझता है, क्योंकि वो भी अपने आप को रोक नहीं सकता, लेकिन वो कभी भी बच्चों के साथ ऐसा नहीं करेगा। फिर डेक्स्टर अपनी डेथ टेबल तैयार करता है, ब्लड स्लाइड को ट्रॉफी के तौर पर रखता है और माइक को टुकड़ों में काटकर उसका काम तमाम कर देता है। सुबह होने के बाद डेक्स्टर बताता है कि उसे नहीं पता वो ऐसा क्यों है, लेकिन वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स हैरी और डोरिस को इसका जिम्मेदार नहीं मानता। दोनों अब इस दुनिया में नहीं है और उन्हें उसने नहीं मारा। डेक्स्टर अपने ख्यालों से बाहर आकर घर पहुंचता है और एसी में छुपाए हुए ट्रॉफी बॉक्स में माइक डोनोवन की ब्लड स्लाइड भी रख देता है। इससे अंदाजा हो जाता है कि उसने पहले भी कई कत्ल किए हैं। डेक्स्टर बताता है कि वो अपनी अर्जेस को कंट्रोल करने के लिए हैरी के कोड पर अमल करता है। हैरी मायामी पुलिस डिपार्टमेंट के बेहतरीन कॉप्स में से एक थे और उन्हीं की ट्रेनिंग की वजह से डेक्स्टर कातिलों को ढूंढता भी है और हर सबूत मिटा भी देता है। फिर डेक्स्टर अपने मैसेजेस चेक करता है तो उसकी बहन डेब्रा मॉर्गन का कॉल आता है। डेब्रा मायामी पुलिस डिपार्टमेंट में वाइस यूनिट में काम करती है और एक ऐसे किलर के पीछे लगी हुई है जो प्रोस्टिट्यूट्स को अपना शिकार बनाता है। वहीं डेक्स्टर भी मायामी मेट्रो पुलिस के फोरेंसिक डिपार्टमेंट में ब्लड स्पैटर एनालिस्ट है। डेक्स्टर डेब के पास पहुंचता है तो वो बताती है कि अगर वो इस केस में उसकी मदद कर दे तो वो वाइस से होमिसाइड डिटेक्टिव बन सकती है। जब डेक्स्टर केस के बारे में पूछता है तो डेब बताती है कि वो पिछले 5 महीनों से उस कातिल के पीछे है जिसने तीसरा शिकार किया है, लेकिन लेफ्टिनेंट मरिया उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। डेक्स्टर उसकी मदद का वादा करता है और उसे कहता है कि वो इसी सेक्स वर्कर वाले गेटअप में कैप्टन के सामने जाए ताकि उसकी नजर इस केस पर पड़े। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद मसूका हैरान होता है कि डेक्स्टर वहां क्यों आया है। फिर बतीस्ता उससे बॉडी दिखाता है और डेक्स्टर देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं होता। बतीस्ता बताता है कि किलर ने एक टांग को 4 बराबर हिस्सों में काटा है, जबकि दूसरी टांग को सिर्फ 3 हिस्सों तक काटकर रुक गया, या फिर किसी ने उसे रोक दिया। खून न मिलने की वजह से डेक्स्टर गहरी सोच में वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद ऑफिस में सबको डोनट्स बांटते वक्त डेब उससे बताती है कि उसका प्लान काम कर गया और कैप्टन ने उसे इसी केस में असाइन कर दिया है। अगर वो केस सॉल्व कर लेती है तो होमिसाइड डिटेक्टिव बन जाएगी। बाद में रिकॉर्ड रूम में कमेला से मिलता है, जो हमेशा की तरह डोनट्स के बदले में उससे क्रिमिनल की फाइल देती है। अपने कैबिन में बैठकर फाइल देख ही रहा होता है कि सार्जेंट जेम्स डोक्स, जो डेक्स्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आते, रिपोर्ट के बारे में पूछते हैं। डेक्स्टर उनसे कहता है कि वो थोड़ी देर में रिपोर्ट पूरी कर देगा। फिर डेक्स्टर क्राइम सीन पर जाकर बताता है कि किलर ने बहुत तेज चाकू इस्तेमाल किया है। ब्लड पैटर्न को देखकर वो हमले की पूरी डायरेक्शन समझा देता है। ये सुनकर एक ऑफिसर अंदाजा लगाता है कि शायद कातिल कोई सुशी शेफ हो सकता है, तो डेक्स उसकी बात से हामी भरते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करता है और वापस लौटते वक्त अपने अगले टारगेट जेमी जावोर्स्की के बारे में सोचता है। जेमी जावोर्स्की ने हाल ही में एक कामयाब बैंकर और 2 बच्चों की मां को कत्ल किया था। गिरफ्तार होने के बावजूद भी एक अच्छे वकील की वजह से वो रिहा होकर फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया है। फिर जब डेक्स्टर उसके घर पहुंचकर अंदर जाता है तो उसका कुत्ता उसे सूंघते हुए उसके पीछे पड़ जाता है। डेक्स्टर दरवाजा बंद करते हुए कहता है कि उसे कुत्ते कुछ खास पसंद नहीं करते। अंदर पहुंचकर उसकी नजर न्यूड मैगजीन्स पर पड़ती है, जिन्हें देखकर डेक्स्टर को अंदाजा हो जाता है कि उसकी जरूरतें बढ़ने लगी हैं। वहीं मार्क किए हुए सर्कल को देखते ही कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हैरी छोटे डेक्स्टर से पूछता है कि क्या उसने कभी डॉग के अलावा किसी इंसान को मारने की ख्वाहिश महसूस की है। डेक्स हाँ में जवाब देता है कि उसने अभी तक किसी खास इंसान के बारे में नहीं सोचा। इस पर हैरी उससे वजह पूछता है।
डेक्स्टर बताता है कि ऐसा करने से माँ को अच्छा नहीं लगेगा। फिर डेक्स्टर वहां से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड रीटा के पास पहुंच जाता है। डेक्स्टर की बातों से पता चलता है कि रीटा का हस्बैंड उसे टॉर्चर करता था और बार बार उसका रेप करता था। इसी वजह से उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। रीटा के 2 बच्चे कोडी और आस्टर भी हैं, जिनसे डेक्स्टर की बहुत अच्छी बनती है। डेब की वजह से ही रीटा और डेक्स्टर की मुलाकात हुई थी और अब उनके रिलेशनशिप को 6 महीने हो चुके हैं। फिर जब दोनों बच्चों को गुड बाय कहकर फ्राइडे नाइट एंजॉय करने के लिए निकलते हैं तो डेक्स्टर की नजर पुलिस वालों पर पड़ती है। वो रीटा को साथ लेकर वहां पहुंचता है और देखता है कि उसी किलर ने एक और शिकार कर लिया है। बटिस्ता डेक्स्टर को बताता है कि इस बार कातिल के काम में पिछली दफा से काफी इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि पिछली बार उसने बॉडी को इमोशन के साथ काटा था, जबकि इस बार बहुत ही साफ और बगैर इमोशन के काटा है। बटिस्ता पूछता है कि उसने पूरा गोश्त गायब करके सिर्फ हड्डियां ही क्यों छोड़ी हैं। डेक्स्टर जवाब देता है कि शायद वो विक्टिम को मुख्तलिफ तरीकों से काटकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बटिस्ता फिर पूछता है कि क्या वो सर के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, लेकिन डेक्स्टर को उसके मंसूबों का कोई अंदाजा नहीं होता। फिर जब वो रीटा के साथ घर लौटते वक्त बॉडी के बारे में बात करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करता है तो रीटा अभी भी अपने ट्रॉमा की वजह से उसे मना कर देती है और माफी मांगकर चली जाती है। डेक्स्टर को अपनी हरकत पर अफसोस होता है। घर जाकर डेक्स्टर जेमी की वेबसाइट लॉगिन करके उसकी वीडियोस देखता है और समझ जाता है कि वो बहुत जल्द किसी को अपना शिकार बनाएगा, लेकिन हैरी के कोड की वजह से डेक्स्टर फिलहाल रुकने का फैसला करता है। रात को सोते वक्त हैरी उसके ख्याल में आता है और चाकू देखकर गुस्से में याद दिलाता है कि उन दोनों के बीच ये डील हुई थी कि जब भी उसे किसी को मारने की ख्वाहिश होगी वो सबसे पहले हैरी को बताएगा ताकि दोनों मिलकर इससे निपट सकें। फिर डेक्स के पूछने पर हैरी बताता है कि दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं जो बहुत बुरे काम करते हैं और तमाम बुरे लोगों को पुलिस भी नहीं पकड़ सकती, लेकिन इससे पहले तुम्हें सीखना होगा कि उन्हें कैसे ढूंढना है, उनसे अपने आप को कैसे बचाना है और उनका शिकार कैसे करना है। वो ये सब कुछ सिखाएगा। जो तुम्हारे साथ हुआ था उस पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन अब तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे। हमेशा याद रखना कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर डेक्स अपने ख्वाब से बाहर आकर जेमी के डेथ रूम को मार्क करता है और पूरी जगह कवर करके उसके लिए किल रूम तैयार कर देता है। फिर डेब से मिलते हुए जब वो किलर के बारे में बात करता है तो डेब विक्टिम की बॉडी के ठंडे होने और सेल क्रिस्टलाइजेशन का जिक्र करती है। ठंडे पानी को देखकर डेक्स्टर को अंदाजा हो जाता है कि किलर बॉडी को ठंडा करने के बाद उसके पार्ट्स काटता है, क्योंकि बॉडी ठंडी होने से ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है। डेक्स्टर बताता है कि किलर के पास रेफ्रिजरेटेड या आइस ट्रक हो सकता है, क्योंकि इसी तरह वो बॉडी पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। इस पर डेब अंदाजा लगाती है कि ट्रक चोरी का हो सकता है। फिर मीटिंग में मारिया किलर के बारे में बात करके सबसे हिंट्स मांगती है। जब कोई कुछ नहीं बताता तो डेब अपना हाथ उठाकर अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया उसकी बात सुनकर भी उसे इग्नोर कर देती है। मीटिंग के बाद डेक्स उसे समझाता है कि मारिया की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, बल्कि उस ट्रक को ढूंढने पर फोकस करना चाहिए जो किलर चला रहा है। वहीं डेक्स्टर जब अंदर जाता है तो जेम्स उसकी रिपोर्ट से खुश नहीं होता। डेक्स्टर इमेजेस दिखाकर ब्लड पैटर्न समझाता है और बताता है कि उस औरत को किसी कोकेन माफिया ने नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स ने मारा है जो उसे करीब से जानता था। मारिया उसकी बात से मुत्तफिक होती है। जेम्स ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर रात को जेमी पाइप काट रहा होता है तो डेक्स्टर आवाज करके उसका ध्यान भटका देता है। जेमी आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे अपनी बेटियों की तस्वीरें टंगी हुई नजर आती हैं। जब वो उन्हें देखकर परेशान होता है तो डेक्स्टर अंधेरे से निकलकर उसे बेहोश कर देता है। होश आने पर जेमी खुद को डेथ टेबल पर पाता है, जहां चारों तरफ उसके विक्टिम्स की तस्वीरें लगी होती हैं। डेक्स्टर हमेशा की तरह ब्लड स्लाइड बनाता है और उससे उसके विक्टिम्स के बारे में पूछता है। जेमी इकरार करता है कि उसी ने उन्हें मारा था और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं। इस पर डेक्स्टर उसका मुंह बंद करके उसका काम तमाम कर देता है और फिर उसकी बॉडी को गार्बेज बैग्स में भरने लगता है। तभी रीटा उसे कॉल करके पिछली रात के लिए माफी मांगती है और अपने पास आने को कहती है। डेक्स्टर वादा करता है कि अपना प्रोजेक्ट खत्म करते ही वो उसके पास आ जाएगा। फिर अपना काम खत्म करके लौटते वक्त रेड सिग्नल की वजह से डेक्स्टर अपनी कार रोककर ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास से आइस ट्रक गुजरता है। डेक्स्टर को उस पर शक होता है और वो उसका पीछा करने लगता है। आगे ब्रिज का रास्ता बंद होने की वजह से ट्रक मुड़ जाता है और डेक्स्टर भी अपनी कार धीमी कर लेता है, लेकिन रोशनी की वजह से वो ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पाता। आइस किलर उसके करीब आकर मिसिंग सर फेंक कर डेक्स्टर को हाय बोलकर चला जाता है। डेक्स्टर के इन्फॉर्म करते ही पूरी फोर्स वहां पहुंच जाती है और वो मारिया से कहता है कि डेब को CSI टीम के साथ भेजा जाए। मारिया उससे मुतासिर होते हुए बताती है कि उसकी थियरी बिल्कुल सही थी। फिर मारिया से जान छुड़ाकर डेक्स्टर रीटा के पास पहुंचता है। रीटा अपने देर से आने की वजह से परेशान होती है। डेक्स्टर बताता है कि वो एक केस के सिलसिले में फंस गया था। रीटा अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहती है कि वो उसे खोना नहीं चाहती। जब दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तो कोडी के रोने की वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। वहीं डेक्स रीटा को गुड बाय बोलकर घर पहुंचता है तो फ्रिज के डोर पर आइस ट्रक किलर
किलर का मैसेज देखकर हैरान रह जाता है। फ्रीजर खोलते ही बॉडी पार्ट्स बिल्कुल उसी तरह बिखरे होते हैं जैसे क्राइम सीन पर मिले थे। डेक्स्टर को उसके इस मैसेज से महसूस होता है कि आइस किलर उसके साथ चूहा बिल्ली का खेल खेलना चाहता है और डेक्स्टर भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। कहानी की शुरुआत डेक्स्टर से होती है, जो पानी में तैरते हुए लोगों को ऑब्जर्व करते हुए सी मॉन्स्टर बनने की एक्टिंग कर रहा होता है। फिर जब घर जाकर अपनी ट्रॉफी को देख रहा होता है तो डेब के नॉक करने की वजह से अपनी ट्रॉफी के बॉक्स को रखने के बाद डॉल के सर को भी फ्रिज के अंदर रख देता है। तो जब डेब उसका हालचाल पूछ लेती है तो डेक्स्टर के पूछने पर वो उसे बताती है कि मरिया आइस ट्रक ड्रग को जानवरों को काटने वाली जगह और मीट की दुकानों में ढूंढ रही है। तो डेक्स्टर उसकी बातें सुनने के बाद उसे बताता है कि उसने अपना आइस ट्रक ऐसी जगह पार्क किया होगा जहां पर सब लोग आ जा सकते हों, और अगर वो उस ट्रक को ढूंढ लेती है तो उसका गोल्डन टिकट लग जाएगा। वहीं डेब के जाने के बाद डॉल के पुर्जे जोड़ते हुए जब वो उसके मैसेज को समझने की कोशिश करता है तो उसके सामने एक नई पहेलियां खड़ी होती है, क्योंकि आइस ट्रक किलर ने डॉल के नेल्स को अलग अलग कलर्स की नेल पॉलिश से पेंट किया होता है। तो जब उसको ये पहेली समझ नहीं आती तो वो कोर्ट पहुंचकर अपने केस में गवाही देता है। फिर जब गैलरी में घूमते हुए उसकी नजर एक फैमिली पर पड़ती है तो उनके दुखी होने की वजह से जब वो अंदर जाकर उनके केस के बारे में जानने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि मैट चेम्बर्स ने उसके बेटे को शराब की नशे में टक्कर मारकर मार डाला है। तो जब मैट बाहर जाते वक्त घड़ियाली आंसू बहाकर लोगों के बीच पहुंचता है तो डेक्स्टर को एहसास हो जाता है कि वो उसके कोड एंड कंडक्ट में बिल्कुल फिट बैठता है। फिर जब वहां से लौटते हुए वो एक क्राइम सीन पर पहुंचता है तो ब्रिज की ऊंचाई देखकर उन्हें बताता है कि उसे वेस्ट बाउंड ब्रिज से फेंका गया है, क्योंकि ईस्ट बाउंड ब्रिज लगभग 40 फीट का है, लेकिन खून के बिखरे होने की वजह से यहाँ ब्लड पैटर्न के हिसाब से उसकी मौत 60 फीट से गिरने की वजह से हुई है। तो मरिया उसकी बात समझने के बाद ईस्ट बाउंड से अपने लोगों को हटाकर वेस्ट बाउंड को चेक करने के लिए बोलती है। वहीं डेक्स्टर जब लाश को चेक करता है तो उसके मुंह के अंदर उसे इंसानी मांस का टुकड़ा मिलता है, लेकिन उसको निकालते वक्त वो अपने चेहरे को खून से रंगीन कर लेता है। फिर जब ऑफिस जाकर अपने केस पर काम कर रहा होता है तो डेब उसके पास आकर बताती है कि उसका शॉन के साथ अफेयर चल रहा है। तो जब डेक्स्टर उससे बात करते हुए उसके बॉयफ्रेंड के साथ और खुद रीटा के साथ डिनर प्लान करता है तो डेब उसकी बात मान जाती है। तो मरिया थोड़ी देर बाद आकर उन्हें बताती है कि उन लोगों ने ब्रिज के नीचे मिली बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया है। उसका नाम रिक सिमंस है, जो एक पुलिस ऑफिसर है। वहीं जेम्स और मरिया उसके घर पहुंचकर बेल बजाते हैं, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। जब जेम्स की नजर उसकी वाइफ पर पड़ती है तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचते हैं, जहां उसकी वाइफ कारा बहुत बुरी हालत में मिलती है। कैप्टन की बातों से पता चलता है कि रिक सिमंस अंडरकवर होते हुए ड्रग कार्टेल माफिया बॉस गुएरो के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन जब डेक्स्टर अपने कैमरा की फोटोज चेक कर रहा होता है तो कैमरा में देखने के बाद सोफा के नीचे से उसका मोबाइल मिलता है। वहीं काम खत्म होने के बाद जब डेक्स्टर रीटा के बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा होता है तो रीटा उन्हें कुकीज देने के बाद बेडरूम के अंदर जाने को बोलती है। उनके जाने के बाद बात करते हुए दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर जब डेक्स्टर उसे बताता है कि उसने डेब के बॉयफ्रेंड के साथ लंच प्लान किया है तो रीटा उस इनविटेशन को मान जाती है। अगली सुबह डेब उसे जगाकर बताती है कि आइस ट्रक किलर का ट्रक मिल गया है। तो जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो ट्रक के चलने की वजह से डेक्स्टर को अंदाजा हो जाता है कि उसने ट्रक को ठंडा रखने के लिए चलाया हुआ है। फिर जब डेब इन्फॉर्म करती है तो उनकी पूरी टीम जब ट्रक को खोलती है तो उन्हें आइस के अंदर फिंगर टिप्स मिलती हैं। जब कैप्टन को पता चलता है कि डेब ने ये ट्रक ढूंढा है तो वो उसकी तारीफ करता है और मरिया को उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन मरिया उसके पास पहुंचकर उसे डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं करने की वजह से धमका कर चली जाती है। फिर जब वो लोग आइस को पिघलाते हैं तो उसके नेल्स भी उसी कलर से पेंट किए हुए थे जिस कलर से डॉल के नेल्स पेंट किए गए थे। जहां सब लोगों को इस बात का कुछ समझ नहीं आता, वहीं डेक्स्टर को अंदाजा हो जाता है कि ये गिफ्ट उसके लिए भेजा गया है। तब बतीस्ता आकर उन्हें बताता है कि रिक सिमंस के मुंह में मिले हुए मांस का डीएनए मैच हो गया है। ये जानने के बाद जेम्स वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ गुएरेरो एक क्लब में गेम खेल रहा होता है। जेम्स अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचता है और उसे गिरफ्तार करने लगता है। दूसरी तरफ डेक्स्टर फिर से कोर्ट पहुंचकर मैट की हेयरिंग सुनता है। मैट सबको बताता है कि उसने 1 साल पहले ही शराब छोड़ दी थी। वो ये भी कहता है कि उसकी गाड़ी कुछ हफ्तों पहले चोरी हो गई थी और उसने उसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी। जब वो ये बात कहकर रोना शुरू करता है तो डेक्स्टर बताता है कि ऐसे लोग हमेशा जानते हैं कि लोगों के इमोशंस के साथ कब खेलना है। जब सबूत न होने की वजह से मैट को छोड़ दिया जाता है तो डेक्स्टर फैसला करता है कि चाहे वो सिस्टम से बच गया हो लेकिन उसके इंसाफ से नहीं बच पाएगा।
दूसरी तरफ जब लोग कारा से पूछताछ करते हैं तो उसके अफेयर का जिक्र करके कहता है कि शायद उसने अपने पति के डर से खुद को मार लिया हो। ये सुनकर जेम्स गुस्से में आ जाता है। वहाँ लुक्वेल्टा उसकी बात काटकर उसे समझाती है कि वो लोग साइंस पर बिलीव करते हैं। दूसरी तरफ डेक्स्टर और बातिस्ता उसके घर जाकर मर्डर सीन को दोबारा क्रिएट करते हैं। वहाँ उन्हें थोड़ी दूर एक खून का कतरा गिरा हुआ मिलता है। डेक्स्टर का मानना होता है कि कारा यहाँ तक पहुंची ही नहीं थी, इसलिए ये खून कातिल का हो सकता है। जब वो लोग उस ब्लड के डीएनए को रिक के मुंह से मिले हुए डीएनए से मैच करते हैं तो वो पूरी तरह मैच हो जाता है। इसके बाद जेम्स गुरेरो को पकड़ने के लिए निकलता है, लेकिन मरिया उसे रोककर समझाती है कि उनके पास अभी भी इतने मजबूत सबूत नहीं है कि वो गुरेरो को फंसा सके। जेम्स को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। डेक्स्टर मैट का पीछा करते हुए एक बार में पहुंचता है। उससे बात करते हुए वो उसका ग्लास चुरा लेता है और उसकी फिंगरप्रिंट्स निकालकर डेटाबेस से मैच करता है। तब उसे पता चलता है कि ये उसका पहला विक्टिम नहीं था, बल्कि वो पहले भी हिट एंड रन करते हुए कई लोगों को मार चुका है। ये सच जानने के बाद डेक्स्टर अपना डेथ रूम तैयार करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जब रिक की वाइफ करा को होश आता है तो जेम्स के इमोशनल होने और उसकी बातों की वजह से मरिया को एहसास हो जाता है कि जेम्स का उसके साथ अफेयर चल रहा था। रात को हम देखते हैं कि सैंटोस को दूसरी सेल में ट्रांसफर करते वक्त पुलिस वाले उससे जान से मार देते हैं। इधर डेक्स्टर एक बार फिर रीटा के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन रीटा अपने पास्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि सैंटोस की जेल के अंदर मौत हो चुकी है। अगले दिन जब डेक्स्टर फिंगर टिप्स की कटिंग पर काम कर रहा होता है तो वो डेब को बताता है कि कातिल ने विक्टिम को मारने के बाद उसकी फिंगर टिप्स काटी थी। जब डेब उससे नेल्स को अलग अलग कलर से पेंट करने की वजह या उस मैसेज के बारे में पूछती है तो डेक्स्टर दिल ही दिल में अपनी तरफ इशारा करता है, लेकिन डेब को बताता है कि उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। तभी एक ऑफिसर आकर बताता है कि कैप्टन मॉर्गन बुला रहे हैं। डेक्स्टर उठता है, लेकिन पता चलता है कि उन्होंने डेब्रा मॉर्गन को बुलाया था। जब डेब अंदर जाती है तो मरिया उसे बताती है कि उसने बहुत बेहतरीन काम किया है। उसके बाद कैप्टन उसे बताते हैं कि उनका उसे प्रमोट करके होमिसाइड डिटेक्टिव बना दिया गया है। डेब उनका शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ देर रात तक जेम्स गरेरो के केस पर काम कर रहा होता है। तब मरिया वहां आकर बताती है कि करा सिमंस यानी रिक सिमंस की वाइफ हार्ट अटैक की वजह से मर चुकी है। जब वो जेम्स से करा के उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछती हैं तो उसके रिएक्शन से उसे यकीन हो जाता है कि दोनों का अफेयर चल रहा था। जेम्स अपनी सफाई देते हुए बताता है कि करा अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने वाली थी। ये जानने के बाद मरिया उसे बताती है कि रूल्स के मुताबिक उसे इस केस से हटाना पड़ेगा। इधर डेक्स्टर अपना इंजेक्शन तैयार करके मैट का शिकार करने ही वाला था कि डेब का फोन आ जाता है। दोनों मिलकर उसकी प्रमोशन सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन के दौरान डेब बताती है कि उसका शॉन के साथ ब्रेकअप हो गया है, तो वो गरेरो को बाथरूम के अंदर जाते हुए देखता है। डेक्स्टर डेब से नीचे कॉल का बहाना बनाकर उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर डेक्स्टर अपने असली मिशन पर लौट आता है। जब मैट को होश आता है तो वो खुद को डेथ टेबल पर बंधा हुआ पाता है। उसके सामने उस फैमिली की बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो चल रही होती है। डेक्स्टर अपनी ट्रॉफी तैयार करने के बाद मैट से बात करता है। मैट कहता है कि उसे उस फैमिली ने फंसाया है, लेकिन डेक्स्टर उसकी बात नहीं मानता और ड्रिलिंग मशीन उसकी तरफ चलाकर दिखाता है। डर के मारे मैट आखिरकार कन्फेस कर लेता है कि उसने ही उन लोगों को मारा था, क्योंकि शराब पीने के बाद वो अपने होश खो देता है। उसके बाद उसकी बॉडी के टुकड़े करके उन्हें पैक करता है। जब वो बैग्स लेकर बाहर निकलता है तो पता चलता है कि वो एक लिकर शॉप है। फिर घर आकर डेक्स्टर मैट चेम्बर्स को अपनी कलेक्शन में शामिल कर लेता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो फ्रिज के ऊपर डॉल का सर उल्टा चिपका हुआ नजर आता है। डेक्स्टर उसे निकालकर फ्रिज खोलता है तो डॉल के बाकी सारे पार्ट्स गायब होते हैं और उसे एहसास होता है कि आइस ट्रक किलर उसे ढूंढने का चैलेंज दे रहा है। डेक्स्टर उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसे ढूंढने का फैसला करता है। एपिसोड 3 की कहानी रिक सिमंस के फ्यूनरल से शुरू होती है, लेकिन डेक्स्टर फ्यूनरल को अवॉइड करते हुए अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसका मानना है कि वो बाकी लोगों की तरह इमोशंस फील नहीं करता। फिर डेब और बतीस्ता उसके पास आकर उसका हालचाल पूछते हैं। वहीं डेक्स्टर वहां से निकलकर अपने अगले टारगेट की तलाश में फ्लोरिडा की जेल के पास पहुंच जाता है, जहां उसकी नजर जेरेमी पर जाकर रुक जाती है, क्योंकि वो 4 साल से मैन स्लॉटर के केस में सजा काटकर अब जेल से बाहर आया होता है। जब डेक्स्टर उसकी फाइल देखता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि वो बहुत जल्द उसका शिकार बनेगा, लेकिन उसे बस इस बात का इंतजार होता है कि क्या वो जेल जाकर सच में सुधर गया है या फिर दोबारा वही जुर्म करेगा। फिर जब डेक्स्टर रीटा के घर पहुंचकर उसके बच्चों के साथ मिलकर पुराना लेमन ट्री उखाड़कर नया पेड़ लगाने की कोशिश कर रहा होता है और उनके साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा होता है, तभी रीटा के हस्बैंड का दोस्त आकर उसके हस्बैंड को दिए हुए उधार के पैसे मांगने लगता है। जब रीटा उसे बताती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो उसकी कार की तरफ इशारा करके उसे धमकाने लगता है। जब डेक्स्टर बीच में
पढ़ने की कोशिश करता है तो रीटा उसे मना कर देती है और घर के अंदर से कार की चाबी लाकर उसके ऊपर फेंकती है। उसके बाद वो कार लेकर चला जाता है। रीटा परेशान होकर बाथरूम में रोती है। डेक्स्टर उसे काम डाउन करते हुए पुलिस में रिपोर्ट करने की बात करता है, लेकिन रीटा उसे समझाती है कि उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ डिवोर्स फाइल कर दिया है और वो लोग बहुत जल्द अपनी पुरानी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। फिर डेक्स्टर ऑफिस पहुंचकर एक केस के सिलसिले में बतीस्ता और मसूका के साथ बात कर रहा होता है। तभी डेब वहां आकर बताती है कि वो लोग यकीन नहीं करेंगे कि किलर ने अपने नेक्स्ट विक्टिम की बॉडी कहां ड्रॉप की है। जब डेक्स्टर अपने नए दोस्त का ये कारनामा देखने के लिए आइस हॉकी स्टेडियम पहुंचता है तो उसकी प्रेजेंटेशन देखकर उसे अजीब सी फीलिंग होती है। बतीस्ता पूछता है तो डेक्स्टर कहता है कि ये किसी सपने से कम नहीं है। मसूका बताता है कि कातिल ने बॉडी को पहले की तरह ही काटा है और इस बार भी खून का एक कतरा तक नहीं छोड़ा। फिर बतीस्ता पूछता है कि आखिर किलर यहाँ बॉडी रखकर उन्हें क्या बताना चाहता है। डेब के आने के बाद मसूका बताता है कि विक्टिम की फिंगर टिप्स मिसिंग हैं। डेब बताती है कि फिंगर टिप्स पहले ही मिल चुकी हैं और ये वही लड़की है जिसकी उंगलियां उन्हें आइस ट्रक में मिली थी। जब डेब उसका चेहरा देखती है तो वो बताती है कि उसका नाम टेरी टेलर है। वो भी एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन लोग उसे चेरी के नाम से जानते थे। दूसरी तरफ मार्केट में जेरेमी एक चाकू खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं उसकी टकरार डेक्स्टर से हो जाती है। जेरेमी के जाने के बाद डेक्स्टर अपनी पुरानी यादों में चला जाता है। वहां हैरी उसे गन चूज करना सिखा रहा होता है और समझाता है कि उसे कभी भी बिना किसी रीजन या पर्पस के खून नहीं करना, वरना वो भी बाकी कातिलों की तरह सिर्फ एक खूनी बनकर रह जाएगा। फिर हैरी उसके हाथ से हैंडगन लेकर उसे राइफल पकड़ा देता है और दोनों शिकार पर निकल जाते हैं। जब वो एक हिरन का शिकार करते हैं और उसके पास पहुंचते हैं तो हिरन अभी भी जिंदा होता है। हैरी डेक्स्टर को चाकू पकड़ाकर कहता है कि उसे हमेशा के लिए गहरी नींद सुला दो। दूसरी तरफ जेम्स को पता चलता है कि गुरेरो की बेटी का कंफर्मेशन चर्च में हो रहा है। जेम्स उसकी पार्टी में पहुंचता है और उसकी बेटी से बात करने के बाद गुरेरो के आते ही सबके सामने कहता है कि उसने एक पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ का कत्ल किया है। गुरेरो से भिड़ने लगता है तो जेम्स उसे ये कहकर वहां से चला जाता है कि अगर वो रूल्स के मुताबिक नहीं खेलेगा तो वो भी रूल्स के मुताबिक नहीं चलेगा। दूसरी तरफ डेब अपनी सहेलियों के पास जाकर चेरी के बारे में पूछती है। वो लोग बताते हैं कि चेरी कुछ दिन पहले एक पुरानी स्टेशन वैगन में एक क्लाइंट के साथ गई थी जिसके साइड पर लकड़ी के पैनल्स लगे हुए थे। साथ ही वो लोग बार बार डेब से रॉन्ग बीजे के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेब के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। फिर जब डेब ऑफिस में काम कर रही होती है तो डेक्स्टर उसकी प्रमोशन की खुशी में उसे कैक्टस का पौधा देकर मुबारकबाद देता है। अगले दिन डेक्स्टर उठकर जेरेमी की फाइल पढ़ते हुए वर्कआउट कर रहा होता है। तब रीटा उसे फोन करके मदद मांगती है और बताती है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले उसके घर आने वाले हैं, लेकिन बस में ट्रैवल करने की वजह से वो वक्त पर नहीं पहुंच पाएगी। डेक्स्टर उससे वादा करता है कि वो उसकी जगह टाइम पर पहुंच जाएगा। ऑफिस पहुंचने के बाद जेम्स सबको बताता है कि नाइट वॉचमैन के भागने की वजह से अब वो उनका प्राइम सस्पेक्ट बन चुका है। उसके घर की तलाशी लेने पर उन्हें एक सर्वेलेंस फुटेज भी मिली है, लेकिन मरिया बीच में बोलते हुए कहती है कि टोनी टूची ही उनका आइस ट्रक किलर है। डेब उसकी बात पर यकीन नहीं करती और स्टेशन वैगन के बारे में पूछती है, लेकिन मरिया उसे फौरन चुप करा देती है। बाद में डेब बतीस्ता और डेक्स्टर से अपनी बात शेयर करते हुए कहती है कि आइस ट्रक किलर इतने अरसे से इतना केयरफुल रहा है तो क्या वो इतना केयरलेस हो सकता है कि अपने एविडेंस खुद ही घर में छोड़ दे। डेक्स्टर दिल ही दिल में इसकी बात से सहमत होता है और खुश होता है कि उसका दोस्त अभी भी आजाद घूम रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद डेक्स्टर रीटा की मदद करते हुए केस वर्कर से बात करता है। जब वो वहां से निकलने ही वाला होता है तभी रीटा भी वहां पहुंच जाती है। उसके बाद डेक्स्टर अपनी पुरानी यादों में खोकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वहां हैरी की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही होती है। एक नर्स बताती है कि कुछ पेशेंट्स की तबीयत अचानक ठीक होने के बाद दोबारा खराब हो जाती है। ये बात सुनकर डेब इमोशनल हो जाती है। हैरी उससे कहता है कि वो ज्यादा अरसा उसके साथ नहीं रहेगा और वो डेक्स्टर को उस चीज से नहीं रोक पाएगा जो वो बहुत जल्द बनने वाला है। दूसरी तरफ डेब और बटिस्टा वीडियो फुटेज चेक करते हैं। फुटेज देखकर उन्हें अंदाजा होता है कि टोनी किसी और के कहने पर यह सब कर रहा है। डेब बटिस्टा से रिक्वेस्ट करके उस फुटेज की टेप मांग लेती है। दूसरी तरफ जेरेमी करेक्शन होम से निकलकर अपने दोस्त को मगरमच्छ दिखाने के लिए जंगल की तरफ ले जा रहा होता है। डेक्स्टर भी चुपके से उनका पीछा करता रहता है, लेकिन जब वो लोग उस जगह पहुंचते हैं और वहां मगरमच्छ नहीं मिलता तो जेरेमी का दोस्त समझता है कि वो झूठ बोल रहा है। तब जेरेमी अपना चाकू निकालकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि डेक्स्टर बीच में आकर उसका प्लान खराब कर देता है। डेक्स्टर को देखते ही दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जब डेक्स्टर वापस लौट रहा होता है तो उसका सामना सच में एक मगरमच्छ से हो जाता है। अपनी जान बचाकर जब वो कार के पास पहुंचता है तो देखता है कि जेरेमी उसकी कार का शीशा तोड़कर उसका वॉलेट चुरा चुका होता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। हैरी इंजेक्शन लेने से मना कर देता है। जब डेक्स्टर उसे समझाने की कोशिश करता है तो हैरी बताता है कि एक नर्स बहुत से पेशेंट्स को मॉर्फिन की ज्यादा डोज देकर मार रही है और उसे हर हाल में रोकना जरूरी है। दूसरी तरफ डेब कैप्टन के पास वीडियो लेकर जाती है और उसे पूरी सच्चाई बताती है, लेकिन कैप्टन उस पर गुस्सा होते हुए कहता
कहते हैं कि अगर वो चेन ऑफ कमांड फॉलो नहीं कर सकती तो उसे वापस उसी पोस्ट पर भेज दिया जाएगा जहां से वो आई थी। बाद में कैप्टन मरिया के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मरिया उनकी बात नहीं मानती तो कैप्टन उसे वार्निंग देकर चले जाते हैं कि अगर वो इस पावर के नशे में फंस गई तो ये उसके लिए बहुत महंगा साबित होगा। मरिया प्रेस रिलीज करते हुए अनाउंस कर देती है कि टोनी टूची ही उनका आइस ट्रक किलर है। दूसरी तरफ अंधेरा होने पर जेम्स, उसके साथी और कारा का भाई गरेरो के घर पहुंचकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन जेम्स अपना चेहरा दिखा देता है जिसकी वजह से वो उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर जेरेमी अकेला वीडियो गेम खेल रहा होता है। जब डेक्स्टर लाइट्स बंद करता है तो जेरेमी घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है। डेक्स्टर उस पर हमला करके उसे बेहोश करने ही वाला होता है कि जेरेमी बताता है कि जिस आदमी को उसने मारा था उसने उसका रेप किया था, इसी वजह से उसने इतनी बुरी तरह उसे मारा था। जेरेमी की बात सुनने के बाद डेक्स्टर दोबारा उससे पूछता है। उसके जवाब से डेक्स्टर को यकीन हो जाता है कि वो सच बोल रहा है। फिर डेक्स्टर अपने कदम पीछे खींच लेता है और उससे अपना चोरी हुआ वॉलेट मांगता है। जेरेमी अपने बैग की तरफ इशारा कर देता है। डेक्स्टर अपना वॉलेट लेकर वापस जाने लगता है। तब जेरेमी उसका पीछा करते हुए पूछता है, बस इतना ही चाहते थे, तुम और भी चाहते हो? फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। नर्स जब अपने घर आती है और अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए अंदर के रूम में पहुंचती है तो देखती है कि पूरा रूम प्लास्टिक से कवर किया हुआ है। जब उसकी बिल्ली बाहर की तरफ चली जाती है तब डेक्स्टर पीछे से आकर उसे बेहोश करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर की फाइट के बाद डेक्स्टर उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। जब नर्स को होश आता है तो वो खुद को डेक्स्टर की किल टेबल पर बंधा हुआ पाती है। डेक्स्टर उसकी फाइल पढ़ने के बाद चाकू लेकर उसके पास आता है। नर्स जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डेक्स्टर उसे धमकी देता है कि अगर वो दोबारा चिल्लाई तो वो उसकी जुबान काट देगा। ये सुनते ही वो खामोश हो जाती है। जब डेक्स्टर उससे पूछता है तो वो बताती है कि वो पेशेंट्स को मारकर उनका दर्द खत्म कर रही थी। डेक्स्टर जवाब देता है कि अब उसका दर्द खत्म करने का वक्त आ गया है। फिर अपना चेहरा ढकने के बाद वो बार बार चाकू मारकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ हैरी धीरे धीरे रिकवर होकर बिल्कुल ठीक हो जाता है। डेक्स्टर बताता है कि हैरी उसके बाद 1 साल और जिंदा रहा था और उसकी सिखाई हुई हर बात आज भी उसके काम आती है। अगले दिन जेम्स जब ऑफिस से बाहर निकलता है तो गिरेरो के आदमी जोकर का मास्क दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। कुछ दिन बाद डेक्स्टर का लगाया हुआ नया पेड़ फल देने लगता है। रीटा और उसके बच्चे उसके फल तोड़कर एंजॉय कर रहे होते हैं। तब डेक्स्टर एक चमचमाती नई कार लाकर उसकी चाबी रीटा को दे देता है। उसके बाद सब लोग उस कार में बैठकर खुशी से एंजॉय करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।